गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो क्लास में आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टॉपिक पर होने वाले इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा के मुख्य बिंदु। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधियां, सारणीकरण एवं सारणी के अंग। आइए अब हम लोग देखते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन कौन सी विधियां हैं। कहने का मतलब है हम किन किन रूपों में आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधियां जानने से पहले हम लोग यह जान लें कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है। तो बृहद आंकड़ों को आसानी से समझने और प्रयोग करने के लिए स्पष्ट और आकर्षक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाती है। यहाँ पर दो चीज देखने वाली बात है कि हम बृहद आंकड़ों को हम आसानी से कैसे समझें। आसानी से समझने का मतलब है कि आंकड़ों की वस्तु स्थिति क्या है, आंकड़ा क्या प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा है कि इसको हम कैसे प्रयोग करें। क्योंकि आंकड़ा का प्रयोग करने का मतलब है कि आंकड़े का हम एनालिसिस करते हैं और फिर उस एनालिसिस के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए उस प्रक्रिया के लिए हमें उस आंकड़े को स्पष्ट और आकर्षक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसी स्पष्ट और आकर्षक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाती है। तो पहली विधि है पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। इसे हम लोग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। दूसरी है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, जिसे हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। और तीसरी विधि है आरेखीय प्रस्तुतिकरण, जिसे हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर दो विधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक है पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण और दूसरी विधि है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, टेबुलर प्रेजेंटेशन। पहली विधि है पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। इसे हम लोग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें आंकड़ों को पाठ्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य सामग्री कहने का मतलब हुआ कि हम इसे एक पैराग्राफ में शब्दों और अंकों के संयोजन से प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है। इस उदाहरण में आप देखिए कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजलों की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले और 17 बंद पाए गए, और इसी प्रकार से 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। इस विधि की कमियां क्या है? इस विधि का शॉर्टकमिंग्स है कि आंकड़ों के बृहद होने पर यह विधि प्रभावशाली नहीं होती। दूसरा है कि आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने के लिए पूरे पाठ को पढ़ना होगा। अगर वो आंकड़ा हमें क्या बता रहा है, आंकड़े से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसके लिए हमें उसे बार बार पढ़ना होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम इसी उदाहरण पे बात करें। यहाँ तो बहुत छोटा यहाँ पर आंकड़ा है इस एग्जाम्पल में। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि बताओ जी 8 सितंबर 2005 को बिहार के एक शहर में जो बंदी हुई थी, उस बंदी में कितने विद्यालय खुले पाए गए थे, तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ से पूरा एक बार पढ़ना होगा कि कब बंद हुई, कब विद्यालय खुला। तो फिर जब आप इसको अब देखेंगे तो आंसर आप बता पाएंगे 9। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण क्या है। तो इसकी परिभाषा है, जब आंकड़ों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज है कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो नीचे एक आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ आंकड़े को जैसे 57.7, 60.8, 60.32 को हमने इस आंकड़े को क्षैतिज रूप में लिखा गया है, और 57.7, 30.03, 44.42 इस आंकड़े को ऊर्ध्वाधर में लिखा गया है, ऊपर से नीचे लिखा गया है, और इसको बाएं से दाएं लिखा गया है। जब आंकड़े को आप बाएं से दाएं क्षैतिज रूप में लिखते हैं तो इसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। जब आंकड़े को ऊपर से नीचे
ऊर्ध्वाधर लिखा जाता है तो इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो इस आंकड़ा में आप देख रहे हैं कि ये जो सारणी है, इस सारणी में आप देख रहे हैं कि लिंग और स्थान के अनुसार बिहार में साक्षरता को प्रदर्शित कर रही है यह सारणी, और उस साक्षरता को हम किसमें प्रस्तुत किए हैं? प्रतिशत में। तो यहां पर आप देखिए, अब जैसे आपसे कोई पूछे कि ग्रामीण पुरुष की साक्षरता क्या है, तो आप आराम से आसानी से देकर बता सकते हैं 57.7%। अब इस पर बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत साक्षर है, तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं 44.42। अब हम लोग देखेंगे सारणी के भाग। तो सारणी के मुख्य रूप से ये भाग हैं, सारणी के अंग इन्हें हम लोग भी कहते हैं। जैसे पहली है सारणी संख्या, दूसरा अंग है इसका शीर्षक, तीसरा है उप शीर्षक, स्तंभ शीर्षक जिसे हम लोग कैप्शन भी कहते हैं, और अवशीर्ष जिसे हम लोग पंक्ति शीर्षक कहते हैं। तो पंक्ति शीर्षक को हम लोग अष्टभ कहते हैं। इसका तीसरा अंग है सारणी के मुख्य भाग। सारणी के मुख्य भाग में हम आंकड़ा को लिखते हैं, पूरे डाटा जो भी आंकड़े हैं उस आंकड़े को हम लोग जहां लिखते हैं उसको हम लोग सारणी के मुख्य भाग कहते हैं। माप की इकाई, जो भी आंकड़ा लिख रहे हैं उस आंकड़े की क्या इकाई है, क्या उसकी इकाई किलोमीटर में है, मीटर में है, करोड़ में है, लाख में क्या है, वह उसकी माप की इकाई कहलाती है। तो एक सारणी में माप की इकाई का होना भी जरूरी है। स्रोत, अगर आप द्वितीयक आंकड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अध्ययन में, तो आपको स्रोत लिखना बहुत जरूरी है कि किस स्रोत से आप वो आंकड़ा लिए हैं। दूसरी है पाद टिप्पणी, जिसको हम लोग फुट नोट कहते हैं। फुट नोट हम इसे इसलिए कहते हैं कि यह सारणी के सबसे निचले हिस्से में टिप्पणी की हुई रहती है कि इस आंकड़ा में कुछ विशेष रूप से कुछ कार्य किए गए हैं या नहीं। अगर आप किए हैं तो आप उसको फुट नोट में अवश्य लिखिए। तो इस सारणी के सारे अंक को हम एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि लिंग और अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या करोड़ में दी हुई। तो ये करोड़ जो है ये माप है। अब यहां पर देखिए, ये जो आंकड़ा है इसमें है 17, 3, 20, 18, 38, इस तरीके से ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये पूरा मेरा आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को लिखे हैं तो इसे हम लोग मुख्य भाग कहते हैं। शेडेड एरिया जो है इसे ही हम लोग मुख्य भाग कहते हैं। अब यहां पर ये जो रो है, तो कितने यहां पर पंक्ति हैं ये देखिए। तो पंक्ति है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पंक्ति है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो सारणी है ये सारणी हो गया, इसको हम लोग कहते हैं 9x5 सारणी। 9x5 सारणी कहने का मतलब जिसमें पंक्ति की संख्या 9 है और स्तंभ की संख्या 5 है। 9 क्या है? पंक्ति की संख्या है, और 5 क्या है? स्तंभ की संख्या है। अब यहां पर हम देखेंगे कि पहली पंक्ति क्या बता रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति क्या है? ग्रामीण पुरुष की संख्या है। यहां ग्रामीण है, और कहने का मतलब होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी 3 पंक्तियां ग्रामीण से संबंधित हैं। जो उनकी अवस्थिति है, वे गांव में रहते हैं, और ये 3 स्थितियों में उनके लिंग मतलब वो स्त्री है या पुरुष है या टोटल पर यहां पर दिया गया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति क्या कहती है, उसके लिए यहां पर हम एक शीर्षक दिए हुए हैं, जैसे ग्रामीण, पुरुष स्त्री योग, शहरी पुरुष स्त्री योग, और कुल पुरुष स्त्री और योग। तो इसे ही हम लोग अवशीर्ष कहते हैं। अब यहां पर जो कॉलम है, इस कॉलम को देखिए, स्तंभ को देखिए। तो स्तंभ में ये है मुख्य श्रमिक, आंशिक श्रमिक, कुल श्रमिक और गैर श्रमिक, और अंतिम कॉलम है योग। इसे ही हम लोग उपशीर्षक कहेंगे या फिर कैप्शन कहते हैं। अब यहां पर आप सबसे पहले देख रहे हैं सारणी की संख्या नंबर 2।
तो ये सारणी संख्या है। सारणी संख्या हम लोग हमेशा आरोही क्रम में लिखते हैं, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अगर एक जगह एक से अधिक सारणी की आवश्यकता होती है तब। ये है लिंग और अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या। तो इसे ही हम लोग शीर्षक कहते हैं या टाइटल कहते हैं। अभी आप यहां पर आप देखिए कि यह आंकड़ा कहां से लिया गया है, तो भारत की जनगणना 2001 से, तो इसे ही हम लोग स्रोत कहते हैं। ये स्रोत यहां पर दिया हुआ है। दूसरी बात है, यहां पर आप सबसे अंत में देखिए लिखा हुआ है कि संख्याओं को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है। तो ये जो टिप्पणी है, करोड़ में पूर्णांकित करने का मतलब पूर्ण अंक में लिखा है। अगर गैर श्रमिकों की संख्या 17 करोड़ 80 लाख है, तो यहां पर करें कि ये जो 80 लाख है, 80 लाख किसके करीब है? 1 करोड़ के करीब है। इसलिए हमने 17 करोड़ में 1 करोड़ और ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 18 करोड़। तो इसलिए 18 करोड़ इस प्रकार से इस आंकड़ा में निकटतम करोड़ में पूर्ण अंकित किया गया है, माने पूर्ण अंक में ही लिखा गया है, डेसिमल या दशमलव में नहीं लिखा गया। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को समझने में कहीं भी कोई अगर परेशानी हो तो आप हमें अवश्य उससे अवगत कराएं, अपना प्रश्न अवश्य पूछें। और प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पर आप पर्सनल मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। और आप देखते रहिए अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगले वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आएंगे आरेखीय प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए आपका